आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर की सीट बीजेपी का बदलापुर बन गया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फैजाबाद की उस लोकसभा की हार का आज बदला ले लिया है। हिसाब किताब बराबर हो गया है। जीत भी बहुत शानदार मिली है, 60,000 से ज्यादा वोटों से। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला नहीं चल पाया, फेल हो गया। मुस्लिम वोटर घर बैठे रह गए और यादव वोटों में बंटवारा हो गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद खुद अपने पोलिंग बूथ पर भी चुनाव हार गए। मिल्कीपुर में बीजेपी की शानदार जीत ने उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को बदल दिया है। इस जीत से ये साबित हुआ है कि अयोध्या में बीजेपी की जमीन अब भी काफी मजबूत है। इस प्रचंड जीत से ये भी साबित हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद बीजेपी ही है, क्योंकि मिल्कीपुर समेत 10 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 7 और आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। और इस प्रचंड जीत से यह भी साबित हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जस की तस बनी हुई है। जिस तरह बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने 61,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हराया, उससे बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक गदगद है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। दूसरी सीटों को छोड़िए, जिस अयोध्या में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया था, वहां बीजेपी हार गई। लेकिन उस हार का हिसाब बराबर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त ठान लिया था। योगी ने यह माहौल बनाया कि राम की नगरी में बीजेपी की हार का सबको पछतावा है। फिर जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया था, उसके बाद योगी लोगों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अखिलेश की पार्टी परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं पाती है, जबकि बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ बीजेपी ने हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों का डबल डोज दिया। नतीजा यह हुआ कि इस हार का साइड इफेक्ट अखिलेश यादव की पार्टी में दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी की है, जिसकी सूचना पहले से ही चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को, प्रदेश के चुनाव आयोग को और ऑब्जर्वर जो आए थे 2, उनको हमने व्यक्तिगत तौर से वो संभावनाएं क्या हैं उनको वर्बेटम लिखकर दिया था, पढ़ा था, समझाया था। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हार के बाद राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। मिल्कीपुर में 50,000 यादव वोटरों में भी एक तबके ने बीजेपी को वोट दिया है। उसी तरह 30,000 मुस्लिम वोटों में से एक तबका या तो वोट डालने गया ही नहीं या बीजेपी के साथ गया, और वह दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा साफ साफ बीजेपी के साथ गया है। इससे अखिलेश यादव के पीडीए में दरार पड़ सकती है। साथ ही अगले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल मजबूत हो सकता है। दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, 100 लोहार की और 1 सुनार की। तो यूपी में
मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट के बाद एक तरीके से बीजेपी ने फैजाबाद की हार का बदला ले लिया है। अब समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती अपना वोट बैंक बचाने की भी है और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने की भी है। लखनऊ से एनडीटीवी इंडिया के लिए पंकज झा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में वनवास, डबल वनवास खत्म हुआ और मिल्कीपुर सीट जो कि सपा की थी वो छीन ली। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी अपनी विषय के पुरोधा हैं। यशवंत देशमुख साहब, सी वोटर के संस्थापक फाउंडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप गुप्ता जी, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे सर्वा फाउंडर प्रमुख हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग दिन भर अलग अलग चैनलों पर विश्लेषण कर रहे होंगे। आपकी बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं, लोगों ने भी सुनी होंगी। मैं थोड़ी सी अलग हट के बात करना चाहता हूं, जो भी हमारे पास कुछ समय बचा है। शुरुआत में करना चाहूँगा यशवंत आपसे। पहले तो आप दोनों को बधाई। आप दोनों का सर्वे इस बार एग्जिट पोल सटीक बैठा, बिल्कुल ठीक बैठा। और जो आप लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा डिरेल हो गए थे पिछली बार, इस बार में सब चीज़ें रास्ते पे आती दिखाई दे रही हैं। उसकी बधाई, औपचारिक तौर पर इसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए कि हमने आपको ऑन रिकॉर्ड बधाई दे दी। आप इसको लिख सकते हैं। यशवंत, सवाल मेरा ये था, 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 303 से घटकर 240 पे आई। ऐसा लगा कि विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। लेकिन इन 10 महीनों में जितने चुनाव हुए विधानसभाओं के, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर जहां बीजेपी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सब जगह बीजेपी जीत रही है। आज दिल्ली में भी वही हो गया। क्या वजह है इसकी? क्यों ये इतनी बढ़िया रिकवरी है ये भारतीय जनता पार्टी की? सुमित, औपचारिक बधाई क्या, औपचारिक धन्यवाद पहले तो लेकिन जो आपने सवाल पूछा, दरअसल मुझे लगता है उसके दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि भाजपा एक संगठनात्मक तरीके से अपनी कमियों, अपनी गलतियों को से सीखने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से इक्विप्ड है और उसका भाग्य अच्छा है कि उसके पास में संघ जैसा एक मातृ संगठन है, जिसके कारण कभी भी कुछ ज्यादा चीजें जब गड़बड़ होती हैं तो वापस संगठन की ओर जाने में उन्हें आसानी होती है। नड्डा साहब का वो स्टेटमेंट कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद का लोकसभा का जो रिजल्ट था, उसके बाद में उन्हें एक सेकंड नहीं लगा उस चीज को रीबूट करने में और वापस संगठन की शरण में जाने में कि नहीं, संगठन की जरूरत है, संगठन की आवश्यकता है। और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा पलटा, जिस तरह से महाराष्ट्र पलटा, जम्मू में जिस तरह से सीटें लेके आए और अब जिस तरह से दिल्ली पलटा गया है, मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि आपको रूट में संगठन चाहिए और कैनोपी में लीडरशिप का चेहरा चाहिए होता है, जिसके लिए वो भाग्यशाली है। उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी हैं। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा सुमित जी, वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो विश्लेषण हुआ ना, उस समय भी मैं लगातार इस ओर इंगित कर रहा था कि लोग ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर डिबेट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इसके मायने निकाल रहे हैं। ऐसा लगा कि भाजपा को 240 नहीं 140 सीटें आई और कांग्रेस को 99 नहीं 199 सीटें आई। जो नैरेटिव था उसके एनालिसिस का, वो विचित्र तरीके से ऐसे साधा जा रहा था, लग रहा था 2024 की तरह से 2004 की तरह से 2024 हो गया है। जबकि सच्चाई ये है सुमित कि 2004 में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट पड़े थे और 2024 में भाजपा के वोट कांग्रेस से लगभग डबल थे। कोई मुकाबला नहीं था। और जो सीटें भाजपा ने खोई, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान, या फॉर मैटर आप महाराष्ट्र की भी बात करें, वो दरअसल भाजपा के घर की समस्या थी। कहीं सिर फुटअव्वल, कहीं कैंडिडेट, कहीं कुछ और। उसमें कोई विपक्ष का बहुत बड़ा एक क्या कहें कि बहुत बड़ी उसने क्रांति कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। लेकिन उसको गलत एनालाइज किया गया। और जैसे ही वो एनालिसिस आप एक कोने में कीजिए, गलतियां सुधारने में भाजपा कहीं ज्यादा तेज निकली। बिल्कुल। और गलतियां सुधार के देखिए उन्होंने किस तरीके के रिजल्ट अपने लेके आए हैं। विपक्ष अपनी गलतियों से सीख पाया क्या उस तरीके से? कोर्स करेक्शन किया भाजपा ने और उसका परिणाम देखिए, लगातार 10 महीनों से अब स्विंग पे पार्टी चल रही है और उसके चार्ट जो हैं वो हमेशा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे दिल्ली के सेंट्रिक है। दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी, जो लगातार जब से आंदोलन से निकली पार्टी बनी और लगातार सक्सेस देख रही थी, 67, 62 चुनाव सीटें ले आना कोई आम बात नहीं था दिल्ली में,
और ऐसी जगह पे जहां बिल्कुल नई पार्टी थी वो। ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ इस बार 2025 में कि उसकी ये गत हो गई? आप लोगों के सर्वे में दिख रहा था, आपके एग्जिट पोल में दिख रहा था कि एक तबका नाराज है। तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी के चढ़ते हुए ग्राफ की जीत है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश है, इसलिए हार हुई है? सुमित जी, थैंक यू। दोनों बातें सही है जो आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के प्रति आक्रोश तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अच्छा खासा गुस्सा, क्योंकि जनता जब भी चुनाव करती है किसी भी पार्टी का या लीडर का, तो ये देखती है कि उसको जब 5 साल पहले चुन के भेजा था तो उसने क्या कहा था और इन 5 सालों में क्या किया। तो हमने जब पूछा कि क्यों आप आम आदमी पार्टी, जो भी वोटर शिफ्ट हो रहे थे बीजेपी की तरफ, ऐसी क्या खास वजह, तो उन्होंने कहा अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल वो नहीं रहे जो 5 और 10 साल पहले हुआ करते। हमने फिर पूछा कि क्या, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में ऐसा कोई भी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं है जो उसके पहले 5 साल में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और आपके पानी के बिल ऑलमोस्ट जीरो, कुछ यूनिट्स तक 300 यूनिट्स तक, और महिलाओं को फ्री राइड। ये बड़े नोटेबल विषय थे जो कि अक्रॉस द बोर्ड के लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्टिकुलरली लोअर एंड लोअर मिडिल क्लास वोट को। तो एक वो वजह थी। दूसरी वजह थी कि केजरीवाल जी की अपनी एक ब्रांड इमेज थी कि जी क्लीन गवर्नेंस एंड ऑनेस्ट इमेज, जो बोला वो किया वगैरह वगैरह। उसके अंदर बहुत बड़ा डेंट हुआ। ऑन गवर्नेंस पार्ट की बात करें तो जो 3-4 विषय ऐसे थे, दो इट इज अ म्युनिसिपैलिटी एमसीडी के विषय हैं कि गार्बेज कलेक्शन, दूसरा था क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और तीसरा था कंडीशन ऑफ रोड इन मेनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली। तो ये 3 बड़े विषय होते हैं जो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी को इम्पैक्ट करते हैं। ये वजह से परफॉर्मेंस का पास था। दूसरा, केजरीवाल खुद जो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी, बंगला, बहुत सारी सुविधाएं सरकार की नहीं लेंगे, तो वो सामने क्वाइट एविडेंट था कि वो आम आदमी से उठ के खास आदमी की तरफ जा चुके हैं। प्रदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं इसी पर एक यशवंत का नोट भी ले लेता हूँ। यशवंत, तो ये जो सीवेज की प्रॉब्लम, सड़क की प्रॉब्लम की बात प्रदीप जी ने की, ये हर जगह दिखा। हर हम जब पब्लिक के पास जा रहे थे तो ये गुस्सा दिख रहा था कि पानी भरा हुआ है, गंदगी है वगैरह वगैरह। तो एमसीडी का जीतना आम आदमी पार्टी को, ये उनके लिए ड्रॉबैक हो गया, नासूर हो गया। बिल्कुल। एमसीडी के जिस दिन नतीजे आए थे, हालांकि हम लोग ऑन एयर बात नहीं कर रहे थे सुमित, लेकिन आपको याद होगा कि हमने उस दिन ये बात आपको कही थी कि ये मामला इनके लिए नासूर बनेगा। कारण उसका ये है कि उस दिन तक ये दिल्ली की हर समस्या को भाजपा के सर पे ठीकरा फोड़ सकते थे, लेकिन एक बार जब आपने एमसीडी जीत ली, आपको पता है एमसीडी गुड फॉर नथिंग वाला गवर्नेंस लेवल है, जिसमें आप किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं दे पाते हैं, केवल और केवल आप गालियां खा रहे होते हैं लोगों से। आपने जैसे ही एमसीडी जीती, उसके साथ में उनके पास में वो प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व जाता रहा, जहां पे वो भाजपा के मत्थे दिल्ली की हर समस्या को मर सकते थे और अपने को आराम से निकल सकते थे। अभी जब हम लोगों ने पोस्टपोल में लोगों से ये पूछा कि भाई आपने क्यों वोट दिया और क्यों वोट नहीं दिया, दोनों तरीके के सवाल पूछे, तो स्वाभाविक सी बात है जो वोट नहीं दिया उसमें एक बड़ा हिस्सा उनकी छवि के खराब होने का या प्रधानमंत्री मोदी और बजट वाला वो तो था, लेकिन क्यूमुलेटिव तरीके से दिल्ली में कूड़ा, पीने का पानी काला और खराब आना, सीवेज की समस्या, ये जो दिक्कतें थी सिविक वाली, ये इतनी बड़ी थी जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास में नहीं था। बिल्कुल। और एक बड़ी बात ये भी है सुमित की, जब ट्रैकर में हम लोग अक्सर पूछते थे दिल्ली में अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन, पूरी दिल्ली की जनता बड़ी शिद्दत से शीला दीक्षित जी को याद करती थी। और वो 15 साल उनके जो थे वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर में तब्दील होते हुए देखने के थे। राइट। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की योजनाओं ने बॉटम ऑफ द पिरामिड को तो फ्रीबीज को बहुत कुछ दिया, लेकिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी तैसी हो गई। वो जो मसला था वो लोगों के दिमाग पे छाया हुआ। जी प्रदीप जी, 2 चीजें आपको जल्दी से छूना चाहूंगा मैं। एक तो मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट, 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट, ये कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आया बीजेपी के फेवर में। और दूसरा, आपने सबसे पॉपुलर चेहरे का नाम बताया, अरविंद केजरीवाल पॉपुलैरिटी चार्ट में सबसे ऊपर थे, भाजपा में प्रवेश वर्मा का नाम नहीं था। तो अब आप क्या देखते हैं, कौन होगा सबसे पॉपुलर चेहरा जो बीजेपी की लीडरशिप के लिए चुनना आसान रहेगा?
नहीं, वो तो बीजेपी को ही ज्यादा पता होगा, उसका मैं क्या जवाब दूं। और जनता के उसके मन में क्या है बीजेपी के लिए? जनता के मन में देखिए, ऐसा था कि परवेज 13 पॉइंट पे थे, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे केजरीवाल के अगेंस्ट, तो 13 पॉइंट। और मनोज तिवारी जो कि पिछली बार फोर फ्रंट पे थे, अध्यक्ष थे प्रदेश के बीजेपी के, सो उनका नाम 12 पॉइंट, यानी वो फोर फ्रंट पे ना होते हुए 12 पॉइंट भी अपने आप में बड़ा था। और उसका खास वजह है कि पूर्वांचलियों की संख्या अच्छी खासी करीब 25% तक है दिल्ली, तो उसकी एक खास वजह वो थी। आपने पूछा कि मिडिल क्लास, देखिए DMM, दलित, महिलाएं और मिडिल क्लास, ये तीनों बड़ी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी से निकल के वहां शिफ्ट हुए। सिंपल गणित की भाषा में बता दूं, बीजेपी आम आदमी का लास्ट टाइम वोट शेयर 53.4 था, इस बार 43.5 के आसपास मिल रहा है, 10% का फॉल, जो कि बीजेपी की तरफ 8 पॉइंट गए, 39.7 से 47% उनको वोट मिलता दिख रहा है, बीजेपी प्लस की बात कर रहा हूं। तो उसमें और 2% जो कांग्रेस का पिछली बार 4.3 था, इस बार जो आ रहा है 6.3 आ रहा है, मतलब 2%। तो 80% साइजेबल चंक जो है ये दलित, महिला और मिडिल क्लास का शिफ्ट हुआ, और जिसने बीजेपी की इतनी बड़ी विक्ट्री लाई। सुमित जी, एक और चीज बस लास्ट बता दूं, आप उसके पहले एनालिसिस कर रहे थे कि कांग्रेस ने कहां डेंट किया। मेरे ख्याल से वो बीजेपी के लिए थोड़ा अनफेयर होगा। आप ही ने बताया 600 सीट से जंगपुरा हारे, 300 सीट से संगम विहार हारे, 1100 वोट से करीब ग्रेटर कैलाश हारे। देखिए, इतने वोट तो किसी भी इंडिपेंडेंट को मिल जाते हैं, तो दिस विल बी अनफेयर कि कांग्रेस होती तो इतना हो जाता, कांग्रेस होती तो उतना हो जाता। ऐसे होता नहीं है राजनीति में। अच्छा, चलिए, हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा आसान बना दिया, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव दमखम से लड़ा और कांग्रेस की नैरेटिव की वजह से, कांग्रेस ने नैरेटिव दिया, शीश महल को अपना लिया, करप्ट बोलना शुरू कर दिया, काम नहीं किया कहना शुरू कर दिया अपने पुराने साथी को। तो शायद दर्शक, बहुत से दर्शकों ने कहा कि कांग्रेस ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस 10 साल से करना चाह रही थी, भले खुद को कुछ नहीं आया। और कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता दिन में बोले भी इस तरीके से आके कि हार गया, अच्छा पूरी तरह सहमत हूँ। केमिस्ट्री से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अर्थमेटिक से नहीं। जो अर्थमेटिक दिखता है कि 6% वोट जुड़ जाते थे, 43 में थे तो 49 हो जाता था, तो 2% ज्यादा हो जाते थे। अरे तो वो तो इंडिपेंडेंट को भी जोड़ लेते, कोई लड़का ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेक्ट करने के लिए, दिलचस्प बातचीत के लिए। यशवंत भाई, प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आपका भी दिन लंबा था, आराम से सोइएगा।